13.7 में है नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो नाभिकीय ऊर्जा दो तरह से हमको प्राप्त होती है, नाभिकीय विखंडन से और नाभिकीय संलयन से। तो हम इसको समझेंगे कि नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय संलयन क्या है, इसमें अंतर क्या है। अंतर पढ़ेंगे तो हमको 3 प्रश्न तैयार होंगे, ये समझना है। आपसे नाभिकीय विखंडन भी बनेगा, नाभिकीय संलयन भी बनेगा, अंतर आएगा तो अंतर, इस तरह से आपको समझना है। ठीक है, इसलिए मैं अलग से नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन नहीं लिखा रहा हूं, इसी से आप समझ जाइएगा। तो देखिए, नाभिकीय विखंडन, नाम में इसकी परिभाषा है। विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो सीधा सीधा है, एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में क्या होगा? विखंडित होता है, इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब देखो, ये दूसरा तरीका अपनाते हैं। जैसे मैं यहां पर देखो, यूरेनियम है, इसका मान 170 से क्या है? ज्यादा है। मानिए क्या है? अस्थाई। और अस्थाई है तो अपने आप को सोचेगा कि मैं भी स्थाई हो जाऊं, ऐसा टूटूं कि मेरा जो मान है 170 से क्या हो जाए? कम हो जाए। तो इस तरह से इसका देखो 144 हो गया, 189 हो गया, स्थाई हो गया। तो यहां पर एक भारी नाभिक था और ये भारी नाभिक टूट करके दो क्या बना दिया? हल्के नाभिक। हल्का वो हो गया कि इसके नाभिक में 235 न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिला के थे, इसमें कितने हैं? 144, इसमें कितने हैं? 89। तो ये दो हल्के नाभिक बन गए। अच्छा, समीकरण को याद करने का तरीका देखो, यूरेनियम है, नीचे क्या लिखा है? 92, ऊपर क्या लिखा है? 235। इससे न्यूट्रॉन टकराता है, इसका परमाणु क्रमांक नहीं होता, 0 होता है, परमाणु भार भर होता है क्या? 1। कुल मिला के इस साइड का टोटल देखो कितना हो गया? 235 और 1 कितना हो गया? 36। 92 प्लस 0 क्या हो गया? 92। इधर का भी टोटल उतना होना चाहिए। तो नीचे का देखते हैं, 56 और 36 जोड़ोगे और ये 0 जोड़ोगे, कितना हो गया? 92। ऊपर यहाँ 236 था ना, ऊपर देखो 144 और 89 जोड़ोगे तो 233 होगा। और यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन हैं? 3। एक न्यूट्रॉन का मान कितना है? 1। 3 का हो गया 3, तो 233 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 236। जब ये क्रिया होती तो साथ में क्या निकलती? ऊर्जा। इसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। ये समझ में आ गया? अब दूसरा भाग देखो, नाभिकीय संलयन जस्ट इसका उल्टा है। हम लोग देखे थे कि 30 से कम वाले भी अस्थायी होते हैं, तो उनको भी 30 तक जाना है, माने बढ़ना है, अपनी वृद्धि करना। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, उसका बंधन ऊर्जा का मान भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो जब दो हल्के नाभिक आपस में मिल करके क्या बना देते हैं? भारी नाभिक, तो इसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। इसी का उल्टा हो गया। उदाहरण देखो, जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है, इसके साथ यदि रिएक्शन होता है तो ऊपर 1 और 2 को जोड़ो, कितना हो जाएगा? 3। 1 को जोड़ो, कितना हो गया? 2। ये हीलियम बन गया और साथ में क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। ये कौन सी क्रिया कहला गई? नाभिकीय संलयन। अगला देख लेते हैं। हाँ, पदार्थ की समान मात्रा से कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऐसा समझ लो कि यदि 1 ग्राम हम यूरेनियम ले लें और 1 ग्राम हम यहां पर इसका पदार्थ ले लें, ठीक है, तो इससे कम ऊर्जा उत्पन्न होगी और इससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती, बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। कंट्रोल में रहो यार थोड़ा। इसके बाद यहां पर देखो, इसको संपन्न करने के लिए ताप कैसा होता है? कम। माने इसका यदि हमको रिएक्शन कराना है तो कम ताप में ही हो जाता है, ज्यादा ताप की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पर हमको अधिक, जैसे मैं बोला कि मेरे पास हाइड्रोजन भी है, ड्यूटेरियम है, भला सोचो इनको मिला करके मैं रासायनिक अभिक्रिया करा दूं, नहीं हो पाएगा। इसके लिए लगभग 10⁷ केल्विन जितना ताप सूर्य में है उतने ताप की जरूरत होगी, तब यह अभिक्रिया होगी, है ना। माने धरती पर यह अभिक्रिया संभव नहीं है, ये सूर्य और तारों में ये होती है, क्योंकि वहां का ताप क्या होता है? उच्च होता है। हम सोच भी लें कि चलो नाभिकीय संलयन की क्रिया हम करा लेंगे, इतना ताप पैदा कर लेंगे, तो ऐसा बर्तन ही नहीं है कि उस बर्तन के अंदर हम इसको रखें और ताप दें, वो बर्तन पिघल जाएगा, पाउडर बन जाएगा, तो उसके आगे ये क्रिया हो ही नहीं सकती, इतने ताप की आवश्यकता होती। माने इस क्रिया को करने के लिए बहुत कम ताप की आवश्यकता होती है और इस क्रिया को करने के लिए बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है। हाँ, इतना मिलियन, लगभग 1 मिलियन की आवश्यकता होती है। अब देखो यहां पर इससे रेडियो एक्टिव कचरा होता है। अब आप सुनो, रेडियो एक्टिव कचरा का मतलब ये है, इससे गामा किरणें निकलती हैं
और ये गामा किरणें हम लोगों के या जीव जंतु के लिए नुकसान करती हैं, उसको कैंसर पैदा करती हैं। तो जो चीज खराब हो, नुकसान करे, उसी को हम क्या बोलते हैं? कचरा। तो इस तरह से ये रेडियो एक्टिव कचरा उत्पन्न करता है, ये रेडियो एक्टिव कचरा उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है। इसके बाद इसका पदार्थ दुर्लभ है। यूरेनियम जो है हमारे कुछ देशों में, जैसे यूक्रेन है, रूस है, इन देशों में ज़्यादा पाया जाता है। और जहाँ भी न्यूक्लियर रिएक्टर चलते हैं, यही लोग जा जाके अपनी टेक्नोलॉजी देते हैं, पदार्थ देते हैं और चलाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से इसका मात्रा बहुत कम है धरती में। और हाइड्रोजन की मात्रा पूरा समुद्र है। समुद्र पानी से बना H2O, और उससे हाइड्रोजन अलग करके आप जितना हाइड्रोजन चाहे बना सकते हैं, पर उसमें क्रिया नहीं करा सकते। बस यही है, हाइड्रोजन के हाइड्रोजन से क्रिया नहीं कराएंगे, नाभिकीय क्रिया नहीं हो पाएगी। ठीक। इसमें देखो, नाभिकीय रिएक्टर जिससे बिजली बनती है, और जो परमाणु बम है ये इस पर काम करते हैं, नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम में यूरेनियम या प्लूटोनियम का यूज किया जाता है। जब इसको ऊपर से गिराते हैं या इसको नाइट्रॉन से न्यूट्रॉन से टकराते हैं तो ये टूटता है, और टूटता है तो बहुत मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। कभी आप लोग वीडियो वगैरह या फिल्म देखे होंगे द्वितीय विश्व युद्ध वाली, जिसमें 9 अगस्त और 6 अगस्त को नागासाकी और हिरोशिमा में बम गिराया गया था, परमाणु बम। महीनों तक वहाँ के आसमान में अंधेरा छाया था, लोगों के ये हाथ पैर का तो पता ही नहीं, है ना, टुकड़े टुकड़े में सब ये सब फैले थे। इसके बाद भी जो रेडिएशन निकले थे, उन रेडिएशन की वजह से जीन खत्म हो गए थे, तो अंधे, लंगड़े, लूले, इस तरह के व्यक्ति वहाँ पर पैदा हो रहे हैं। जेनेटिक ही जीन ही खराब हो गया, इसलिए हम इसको रेडियो एक्टिव कचरा बोलते हैं। ठीक है। और ये सूर्य है, तारे हैं, इनमें जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो किसके कारण होता है? नाभिकीय संलयन के कारण होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन बम की कोशिश चल रही है बनाने की, लेकिन जिस दिन हाइड्रोजन बम बन गया, उसके लिए इतने ताप की आवश्यकता होगी ये। ठीक है। और वो एक बार गिर गया तो पूरा धरती ही एकदम में ही नष्ट हो जाएगा। वहां तो एक शहर तबाह होता था, इसमें पूरा देश का देश सफाया हो जाएगा हाइड्रोजन बम गिरने से। इतनी ताकत होती है हाइड्रोजन बम में। सर, जीन क्या होता है? अच्छा, जीन वो होता है जो हमारे गुणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है। वो पाया जाता है डीएनए में। तो हम जब माता पिता से डीएनए प्राप्त करते हैं तो वही जीन संतानों में जाता है। यदि कोई जीन खराब हो गया तो संतानों में नहीं जाएगा। जैसे मेरे शरीर से यदि आंख का जीन खराब है, अब तो मेरी संतानों में ऐसा होगा कि आंख